हाँ। स्टार्ट। यस, हाँ, हेलो सोहम। हेलो मैम। सबसे पहले तो मैं तुम्हारा, हाँ यस, तुम्हारा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि हम तो जानते हैं सोहम को, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। सोहम हमारा स्टूडेंट रहा है श्री गट्टू विद्यालय का, और हम लोगों के लिए बहुत अभिमान की बात है कि वो JEE जो एग्जाम है वो क्रैक करके गया, और आज वो IIT कानपुर में अपना ड्रीम जो है पूरा कर रहा है। तो सोहम, आज स्पेशली मैंने आपको बुलाया है कि ये जानने के लिए कि जो JEE एग्जाम जो है वो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, ये सारी बातें मैं करना चाहूंगी, क्योंकि सब स्टूडेंट्स जो है वो एक ड्रीम लेके चलते हैं कि मुझे IIT ही जाना है। तो लेकिन सभी लोगों का तो सिलेक्शन होता नहीं है। मुझे इतना मालूम नहीं है कि कितने सारे बच्चे बैठते हैं और कितने लोग सिलेक्ट होते हैं, कितने स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि काफी सारे बच्चों का वो ड्रीम ड्रीम ही रह जाता है। तो कहीं ना कहीं तो ये बात सच है कि शायद उनकी प्रिपरेशन कम ही रहती होगी, मेहनत कम पड़ती होगी, या फिर टाइम पे मिस्टेक्स भी तो होती है। तो आज मैंने आपको इसलिए स्पेशली बुलाया, और थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना बिजी टाइम, जो टाइम है उसमें से थोड़ा टाइम निकाल कर मेरे साथ बात कर रहे हो। तो अभी फिर संडे को जो है वो JEE की एग्जाम है। तो मैंने सोचा कि एक तुम्हारे साथ बात कर ले और बच्चों को बताए कि कैसे तुमने प्रिपेयर किया। तो सोहम, सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो ये है कि किस तरह से अभी प्रिपरेशन तो की ही है तुमने, लेकिन शॉर्ट में बता सकते हो कि कैसे तुमने प्रिपेयर किया था। तो पहले तो मतलब 11th में मुझे भी कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था। तो जो एनसीईआरटी चल रही थी स्कूल, एक तो ये हुआ था कि गुजरात बोर्ड था हमारा, और हाँ। एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस लास्ट ईयर ही हुई थी। तो थोड़ा मतलब मैं लकी भी मान सकता हूँ अपने आप को कि टीचर्स ने भी एक एक साल देख लिया कि दोनों एनसीईआरटी कैसी है 11th 12th में। तो वो मेरे लिए एक प्लस बराबर। पॉइंट था कि टीचर्स को एनसीईआरटी का इंट्रो हो गया था। तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत, मैंने उनसे पूछ लिया था कि एनसीईआरटी किस तरह से है और जेई के अकॉर्डिंग में एनसीईआरटी में क्या कमी है और किस तरह से मुझे फायदे होंगे, वो मैंने पहले से पूछ के रखा था। तो वो ओके। फिर बाद में 11th में ज्यादा टाइम तो मैं नहीं दे पा रहा था जेई की प्रिपरेशंस को। फिर जस्ट ऑलमोस्ट मतलब 11th खत्म, खत्म तो नहीं बट हाँ 2020 स्टार्ट होने वाला था, 2019 खत्म हो चुका था। तो तब हम्म। बाद में मुझे लगा कि अब स्टेप अप करना चाहिए कि एनसीईआरटी कर लिया, एक बेस सेट हो गया है मेरा। तो मैंने ओके। उसके बाद फिर दूसरी कोचिंग की, जो जेई की स्टैंडर्ड कोचिंग्स है, उनका हाँ। मटेरियल देखा, जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम रहता है। वो धीरे ओके। धीरे एक एक करके मैंने ऑर्डर करना शुरू किया। तो हाँ। वो जैसे जैसे मैं देख रहा था मुझे उससे और बेटर आइडिया है कि हाँ इस तरह से पहले तो मुझे प्रिपरेशन करनी होगी। आ, फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, ऐसा नहीं किया कि मैंने एकदम से वो लेवल, उस जेई लेवल की बुक्स उठा ली और शुरू कर दिया। पहले एनसीईआरटी की वो मैंने जल्दी खत्म कर दी। ये था कि एक साल मैंने नहीं लगाया, मैंने 6 से 8 महीने लगाए एनसीईआरटी करने में। उतने में मैंने हाँ। खत्म कर दिया। एंड देन आई मूव ओके। टू जेई बुक्स। मतलब तुमने शुरुआत जो की थी वो हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट बुक से स्टार्ट की थी, जैसे हाँ। NCERT की बात कर रहे हो। मतलब पहला स्टेप यही है कि आपका बेसिक अच्छे से पहले प्रिपेयर कर लो, हम्म। है ना। बाद में आपने जैसे बताया कि फिर मैंने मतलब आपने जो है NCERT के, सॉरी, जो JEE के जो कोर्स मटेरियल्स है होते हैं वो हम्म। आपने मंगवाए, राइट। तो फिर उसके बाद कैसे, मतलब कितने घंटे पढ़ाई करते थे या कैसे पढ़ाई करते थे आप। अब 2019 में तो मतलब पेंडेमिक के पहले की बात है, तो स्कूल में काफी कुछ हो जाता था। तो घर जाके बस रिवाइज करना हाँ। रहता था। और जो मतलब ओ- ट्यूशन से और वो सब में भी ऑलमोस्ट हो जाता था, वहीं पर हो जाता था मेरा तो एटलीस्ट। फिर आई थिंक देयर इज सम इशू। हेलो। नेट इशू। ओके, हाँ अब ठीक हुआ ना? हाँ। हाँ। हेलो। हाँ, हाँ। बोलो बोलो सोहम। हाँ तो मतलब जब सब स्कूल में ट्यूशन में ऑलमोस्ट हो ही जाता था, तो घर जाके बस रिवाइज करना रहता था। तो वो रिवीजन मैक्सिमम 3 घंटा लगता था। बट हाँ, अगर किसी दिन ये मिस हो गए ये 3 घंटे इसके लिए,
मतलब कहीं बाहर जाना हो गया या कुछ हम्म। दूसरा काम हो गया, तो अगले दिन फिर मतलब वो पूरा ऑलमोस्ट वो पूरा वीक खराब हो जाता था उसके बाद का। और एक तो वीकेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि पूरे वीक में जो हुआ है राइट। वो तभी पूरा रिवाइज कर लो, तो बाद में एग्जाम्स के पहले आप पे थोड़ा कम प्रेशर रहता है। ऐसा नहीं कि हाँ पूरे राइट, महीने, मतलब हाँ पूरे एक दो महीने का फिर साथ में करना रहता है या तीन चार महीने, जो जब जब एग्जाम्स हो रहे हैं तो हाँ डेली वही वही। रिवीजन और साथ में वीकली रिवीजन। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग से 1 घंटा 2 घंटा निकालना ही पड़ता है। और तब राइट। एक स्मार्ट स्टेप ये रहता है क्वेश्चन प्रैक्टिस में कि जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसको हम्म। कैटेगराइज कर लो, इजी डिफिकल्ट और मीडियम में। फिर जब रिवीजन करो तो पहले सबका हम्म। रिवीजन करो, जब सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम रिवीजन कर रहे हो तब इंटरमीडिएट क्वेश्चंस का, और जब एंड में एग्जाम्स के पहले कर रहे हो तो बस डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस का रिवीजन करना चाहिए। अच्छा, तो मतलब हम्म। ये प्रिपरेशंस भी आपने जो की वो बहुत ही मतलब सिस्टमेटिकली हम्म। सोच कर की। तो जैसे पहले बताया कि इजी, बाद में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल जो है उसके बाद, और बाद में लास्ट मोमेंट पे जो है वो जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते होंगे क्वेश्चंस, हाँ। उसकी रिवीजन आपने की। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात सोहम आपने बताई वो ये थी कि डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, ये जो है सिस्टमेटिक वे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि जैसे नहीं आईआईटी कोई भी हो। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात बताई। लेकिन मुझे एक ये क्वेश्चन आपसे पूछना है कि जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया था तो सबसे पहले जो थॉट मन में आता है, तो वो थॉट क्या था? फिर आपने पेपर कैसे सॉल्व करना शुरू किया? क्योंकि उसमें निगेटिव पहले मार्किंग भी होता है ना। 25%। हाँ। तो मतलब पहले तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर लोड हुआ तो हम्म। मतलब इतना पता था कि हमारे टाइम तो 4 अटेम्प्ट्स कर दिए थे। तो अच्छा। इतना पता था कि हाँ पैनिक नहीं करना है क्योंकि अभी बहुत अटेम्प्ट्स बाकी है, इसके बाद और 3 अटेम्प्ट्स होंगे। तो ओके। अभी मतलब बस इतना देख लो कि अभी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है और कितना बाकी हाँ। है। ये पेपर से बस वही जज होने वाला है। ये ओके। एंड हम फाइनल एग्जाम थी नहीं, फेब्रुवरी की बात है, बराबर। हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट फेब्रुवरी में हो गया था। मतलब वैसे अच्छा। सिलेबस भी एकदम आई थिंक 80-90% हुआ होगा, उससे ज्यादा किसी का भी नहीं हुआ होगा पूरे इंडिया में अच्छा। कहीं भी हो, इससे ज्यादा किसी ने किया नहीं होगा। और राइट। एक ये भी रहता है इसमें कि रिलेटिव ग्रेडिंग रहती है कि ओके। मानो आपने 300 में से आपने 250 स्कोर किया है, बट बाकी पूरे इंडिया में उस पर्टिकुलर शिफ्ट में जितने भी लोग बैठे हैं सबका 250 से बिलो स्कोर है, तब भी आपको 100 परसेंटाइल मिलेगी। और एट दी एंड वो 100 परसेंटाइल मतलब यू विल गेट AIR 1। ओके। तो इट अच्छा। डजेंट मैटर कि पेपर आपका आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने सही हो रहे हैं, मतलब ये मैटर करेगा। बट हाँ जो एट द एंड वो देखेंगे वो है कि पेपर कितना डिफिकल्ट था, किसने ज्यादा डिफिकल्टी में अच्छे से परफॉर्म किया कंपेयर टू अदर्स। ओ। ओके। हाँ दैट्स अच्छा। दिस मेक्स इट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हाँ राइट, बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि एक सिंपल क्वेश्चंस तो हर कोई लिख कर हाँ लेगा। वही, डिफिकल्टी लेवल का ही इसलिए प्रॉब्लम रहता है सबसे जो इजी ज्यादा। शिफ्ट गई थी उसमें कट ऑफ बहुत हाई गया था। तो एक एक दो दो अच्छा। मार्क्स में काफी वेरिएशन आ रहा था, और जो डिफिकल्ट शिफ्ट थी उसमें कट ऑफ लो गया था और वेरिएशन भी थोड़े बड़े नंबर्स के बाद था। मतलब दो दो मार्क, एक मार्क पे बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं था कि एक पर्टिकुलर हम्म। मार्क पे कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। राइट। ओके। हाँ। तो मतलब ये एक है। तो सपोज अभी तुम पेपर के सामने हो, पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो जैसे बताया कि पहले कैटेगराइज कर लिया इजी और डिफिकल्ट एक्सेट्रा, लेकिन मिस्टेक्स तो होती होगी ना, कुछ ना हाँ कुछ तो मिस्टेक्स तो इसके होती लिए होगी। तो मतलब एक तो यही है कि प्रिपरेशन पहले से ही अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओके। सॉल्व करो, तभी आइडिया अच्छा। होगा। हाँ और हमारे हाँ। टाइम क्या था कि पेपर पैटर्न मतलब कंटिन्यूसली 2019 से कुछ स्टेबल नहीं रहा, 2019 से पेपर पैटर्न्स चेंज होते जा रहे थे। ओके। तो अच्छा। 2019 में तो आई थिंक 360 मार्क्स का पेपर होता था, या शायद तभी से 300 का हुआ, उसके बाद मतलब 360 से 300 मार्क्स के पेपर होने लगे। फिर कुछ न्यूमेरिकल टाइप इन्होंने क्वेश्चंस डाल दिए थे, वो जेई एडवांस में तो पहले से था बट जेई मेंस में नहीं था। और हमारे ओके। टाइम थोड़ा कोविड रिलैक्सेशंस भी थी कि जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस है वो 10 में से 5 अटेम्प्ट करने होंगे बस, और उसमें भी ओके। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो वो हमें अच्छा। पता था कि अटेम्प्ट तो कर ही देना है, भले हो हाँ। मतलब
थोड़ा सा भी आइडिया है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ही दो वो क्योंकि राइट। नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो छोड़ने का कोई सेंस हाँ, नहीं बनता फिर उसमें। राइट, बराबर है। तो तुम मतलब अभी जैसे बता रहे हो कि तुम्हारे टाइम पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला कोविड की वजह हाँ से, जैसे आपने बताया कि 5 क्वेश्चंस के निगेटिव मार्किंग नहीं थे। तो अभी ये निगेटिव मार्किंग वगैरह फिर से शुरू हाँ, हो गया इस जो साल आप बात इन्होंने कर रहे हो? वो फिर से लिया है कि वो जो न्यूमेरिकल टाइप थे उसमें नेगेटिव मार्किंग अब होगी। और ओके। हमारे टाइम थोड़ा एक और स्लाइट मतलब बहुत ज्यादा बड़ा रिलैक्सेशन तो नहीं था कि अगर आपका आंसर मतलब कभी कभी होता है ना कि क्वेश्चन में वो रेंज नहीं देते कि एक प्रिसाइज आंसर ही चाहिए या रेंज कम कर देते हैं करेक्ट आंसर की। जैसे 18.1 जा रहा है तो 18 से लेके 18.20 तक ही वो एक्सेप्ट करेंगे। ओके। बट हमारे राइट। टाइम ये नहीं था, हमारे टाइम राउंड ऑफ करना था हमें इंटीजर्स में। तो अगर ओके। 18.2 आ रहा है तो आपको 18 ही लिखना है। तो कभी कभी होता है कि सही आंसर 18.1 जा रहा है, तुम्हारा 18.3 भी आ रहा है, 18.4 आ रहा है, तब भी तुम हम्म। आंसर मतलब हाँ सबमिट 18 करोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें राइट। काफियों ने मतलब मिस्टेक की थी कि ये उन्होंने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े थे कि राउंड अच्छा। ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर। तो काफी लोग अच्छा। मतलब डेसिमल्स में आंसर सबमिट करके आ गए थे और उनको मार्क्स नहीं मिले थे। ओके। राइट। तो तो तुम्हारा इंस्ट्रक्शंस में भी पहले से ध्यान देना डिसाइड, चाहिए। हाँ, मतलब यू हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शंस हम्म, केयरफुली एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट? वो एक हाँ, बेसिक चीज होती है। नॉर्मली हम क्या होता है, हड़बड़ी में ही सारा चालू करते हैं। नॉर्मली मैंने देखा है बच्चे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो फॉलो नहीं करते सिंपल चीजों के लिए भी, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाँ, थिंग दैट यू शुड रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग। ओके। तो तुम्हारा मतलब पहले से ये था कि नहीं मुझे ये एग्जाम क्रैक करनी है, तो 11th और 12th ये दोनों जो ईयर हम बोलते हैं ना, नॉर्मली बच्चों की टेंडेंसी ऐसी होती है क्या 11th है तो थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। तुमने कभी ऐसा सोचा था? हाँ। लाइक मतलब मुझे नाइन्थ में तो पता चल गया था कि एट्थ के बाद नाइन्थ काफी डिफिकल्ट हो गया है, तो टेंथ के बाद ओ, 11th और भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ये हाँ। मतलब मैं नाइन्थ में ही मतलब एक्सेप्ट कर चुका था कि हाँ अब लाइफ कभी भी आसान नहीं होने वाली वो, मतलब एक स्टेप ऊपर जाना ही होगा अब जब भी आगे बढ़ोगे। राइट। तो हमें भी यस। एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे, चेंजेस लाने होंगे शेड्यूल में उस हिसाब से जिस तरह से रिक्वायरमेंट्स है। राइट। ओके। तो हाँ मैंने मतलब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कि हाँ मुझे काम बहुत करना होगा। फिर टेंथ में जो मैंने एनटीएसी दी थी तो हाँ। फर्स्ट स्टेज में तो मतलब भरूच में ही सेंटर आया था, वो तो हाँ। पास था सिटी के। फिर बाद में अहमदाबाद में आया था नेशनल लेवल के लिए स्टेज 2 में। तो वहां पे मैंने क्या किया, कुछ लोगों से इंटरेक्ट किया कि मतलब मेरा तो लाइक बॉटम रैंक होल्डर्स में था मैं स्टेट के तब स्टेज 1 में। तो हम्म। आई नो कि अगर मैं जिससे भी बात करूंगा देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि उसका मेरे से अच्छा रैंक होगा, तो मुझे कुछ जानने को तो मिलने ही वाला है। तो तब मैंने बराबर उनसे है सर। पूछा कि हाँ कि तुम्हारा आगे का क्या एम है, अगर लाइक इंजीनियरिंग या प्योर साइंस में भी उसको जाना है तो वो हाँ। अपने व्यूज शेयर करेगा कि हाँ वो इस तरह से आगे एम कर रहा है। तो वो जो इंटरेक्शन हुआ वहां पे वो काफी इंपॉर्टेंट था। और 11th में हम्म। एक ये रहता है कि लाइक सिर्फ 11th में नहीं बट हमेशा रहता है कि तो जो कंपनी है, जो साथ में हमारे साथ फ्रेंड्स है, क्लासमेट हो गए या कोचिंग में ट्यूशन में जो आते हैं, मतलब उनका अगर सिमिलर एम है, वो तुम्हारी तरह मेहनत कर रहा है तो हाँ वो अच्छे दोस्त है। तो उनके साथ हम्म। ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, वरना मतलब कुछ ऐसे रहता है कि दे आर एमलेस इन द लाइफ। हम्म। तो या अभी उन्होंने अपना एम डिसाइड नहीं किया, दे आर स्टिल कंफ्यूज। तो तुम यस। एक पॉइंट मतलब एक लिमिट तक तुम हेल्प भी कर लो उनको, बट आगे जाके उनको खुद करना है। और उनके साथ फिर ज्यादा टाइम स्पेंड करना, इट विल बी ए वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू। यस, बराबर है। तो यही बात में ये मतलब बच्चों को कंपनी अच्छे समझना से चाहिए। सोचो कि जिनके साथ आप हो। यस, यस, वो मतलब एक क्वालिटी जो रहती है कि हमारे लाइक्स और एम वाले जो बच्चे हैं, नॉर्मली ऐसे बहुत कम बच्चे मिलते हैं। सो हम तुम्हारी तरह की जो डिसाइडेड प्री डिसाइडेड होते हैं कि नहीं मुझे ये करना है। अभी तो ऐसा हो गया कि चलो जितने परसेंटेज आए वहां हम एडमिशन लेंगे, इसी यही मेंटालिटी ज्यादा दिखती है बच्चों में। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि बच्चों को ये सोचना चाहिए कि हमारा फ्रेंड सर्कल किस हिसाब से रखना है। एम के साथ चलने वाले हो तो फिर ऑब्वियसली हम टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकते हो ज्यादा। तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और मुझे एक पूछना था सोहम कि
सब बोलते कि 17-17, 18-18 घंटे पढ़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, एंजॉय नहीं कर सकते। तो तुम्हें ऐसा लगा कभी? हाँ, एक चीज तो थी कि हॉबीज जो 9th 10th में जिस तरह से फॉलो कर रहा था मैं, कि मतलब हाँ। मैं ड्राइंग करता था, मैं रेगुलरली लाइक एटलीस्ट ट्वाइस इन ए वीक मैं क्रिकेट खेलने जाता था, चेस खेल लेता था। वो हाँ। रेगुलर इतना फ्रीक्वेंट नहीं था 11th 12th में। वो थोड़ा तो राइट। करना पड़ता है, बट हाँ ये है कि बिल्कुल कम कर दिया वो तो मतलब वो गलती कर रहे हो। तुम्हारा जो रिफ्रेशमेंट पीरियड है, रिफ्रेशमेंट टाइम रहेगा, वो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ज्यादा स्ट्रेस, फिर उससे ज्यादा स्ट्रेस फील होगा। तो वो राइट। जो इफेक्टिवनेस है पढ़ाई में, वो डिग्रेड होती जाएगी फिर। यस। ओके। तो ये तो मतलब थोड़ा टाइम तो हमारे लिए निकालना ही हाँ। चाहिए, सेल्फ रिफ्रेशमेंट हो या सेल्फ हम्म। मोटिवेशन आप बोल सकते हो, उसके लिए तो टाइम निकालना ही चाहिए। कभी ऐसा लगा सोहम कि जब आपने अभी आईआईटी कानपुर में पढ़ रहे हो, तो कभी ऐसा विचार आया मन में कि जब हम बाहर जाते हैं कॉलेज, जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस में, वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत काम आता है? हाँ, ये तो ऑब्वियसली, बट एक तरह से तो इंस्टीट्यूट भी कई बार हेल्प कर देता है। जैसे हमारा 3rd सेम और 4th सेमेस्टर में कम्युनिकेशन के कोर्सेज होंगे। फिर ओके। हाँ, कुछ कभी फर्स्ट ईयर में भी, फर्स्ट सेमेस्टर में इनफैक्ट रहता है कि हम्म। एक मतलब बेसिकली फर्स्ट सेम में तो एक ही प्रॉब्लम होती है कि जो बच्चे रीजनल लैंग्वेज में पढ़ के आ रहे हैं, तो हम्म। उनके और जो इंग्लिश से इतना कंफर्टेबल नहीं है, उनके लिए तो हाँ। एक कोर्स रहता है। हमारे लिए एचएसएस रहता है, मतलब आईआईटी कानपुर की बात करें तो ह्यूमैनिटीज एंड हम्म। सोशल साइंस डिपार्टमेंट का एक कोर्स लेना होता है हमें, वो 11 क्रेडिट्स का। 11 क्रेडिट्स ओके। मीन्स आपको हफ्ते में उस कोर्स को 11 आवर्स देने होंगे। और बाकियों के ओके। लिए जो रीजनल लैंग्वेज से आ रहे हैं, मतलब रीजनल लैंग्वेज से जेई दे के आ रहे हैं, और जो जी इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल नहीं है, उनके लिए एक इंग्लिश का कोर्स रहता है जहाँ उनको ये कम्युनिकेशन और बेसिक इंग्लिश सब सिखा देते हैं सिखाया जा। फर्स्ट सेमेस्टर में। हाँ। गुड। राइट। सो दैट पूछती हूँ या तुम एक फिर और। सो हम अभी मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि जब आप पेपर देने गए, आपका सेंटर का तो कहाँ आया था? मेरा वडोदरा में सेंटर आया था। ओके। हाँ। तो जब आप पेपर देने गए, एग्जामिनेशन हॉल में गए और पेपर सॉल्व करने बैठे, तो किस तरह से आपने सॉल्व किए पेपर्स? मतलब मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स किस तरह से हम्म। अवॉइड किए आपने? तो टाइम भी एक एक तो टाइम मैनेजमेंट हाँ। में रहता है। एक तो मतलब हम्म। मेरी ये स्ट्रेटेजी थी जो मैं मॉक टेस्ट से फॉलो कर रहा था, कि मतलब जो हम्म। मुझे, जिसमें मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, या जो हम्म। ट्रेंड चला आ रहा है जेई का अब तक, कि केमिस्ट्री इजी हम्म। रहता है और फिजिक्स ओके। मैथ्स में नियरली टाई अप रहता है। बट हमारे टाइम क्या हुआ था, फिजिक्स का डिफिकल्टी लेवल बहुत कम हो गया था कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। और मेरी ओके। शिफ्ट लास्ट डे की लास्ट शिफ्ट थी। तो पहले जिनका भी ओके। पेपर हुआ, सब ने बोला था केमिस्ट्री इजी था, फिजिक्स लाइक डुएबल था, इंटरमीडिएट लेवल, और मैथ्स डिफिकल्ट थी। तो हम्म। केमिस्ट्री मैंने पहले मैंने इतना तो मतलब मुझे रफ आइडिया था कि हाँ केमिस्ट्री पहले करूंगा, फिजिक्स बाद में, उसके बाद में मैथ्स करूंगा। तो पहले ओके। केमिस्ट्री मैंने हो सके उतना पहले खत्म कर दिया। लाइक हम्म। अराउंड 30 to 40 मिनट में मैंने केमिस्ट्री कर दिया। मैंने हम्म। उसके बाद 1 घंटा दिया फिजिक्स को, और बाद में मैथ्स। और जो क्वेश्चंस मैंने एंड के लिए रखे थे कि मैं कहीं पे कंफ्यूज हो गया या थोड़ा मुझे डाउट है कि मैं श्योर नहीं था, तो वो हम्म। मैंने मतलब जो एंड के लिए रखे थे, वो मैथ्स के बाद कर लिए। अराउंड 20-25 मिनट तो मुझे मिल गई थी उसके लिए भी। ओके। और एक ये सिली मिस्टेक्स का मैं बताना चाहूंगा, मतलब ये काफी मतलब स्पेशल है मेरे लिए कि जेई एडवांस का पेपर था ये तो एक हाँ। मुझे पता था, ये तो 11th से चले आ रहा था। तो 11th में हाँ। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में होता है वर्नियर कैलिपर का। उसमें ओके। आपको एक ऑब्जेक्ट का डायमेंशन नीचे करना होगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो भी होगी। तो हाँ। उसमें मतलब मैं 11th से ये मिस्टेक कर रहा था। उसमें दो रीडिंग्स लेनी होती है, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल से। तो मैं ओके। 11th से मिस्टेक कर रहा था। वर्नियर स्केल रीडिंग मैं हमेशा लाइक अगर 0.1 है तो मैं 0.01 लेता था हमेशा। मतलब एक ओके। डेसिमल का मैं मिस्टेक हमेशा करता था। मैंने जितने अच्छा। मॉक टेस्ट भी दिए, उसमें भी काफी बार ये हुआ कि मैंने वो एक डेसिमल की गलती कर दी, और ऑप्शन भी वही रहता था कि हाँ ये गलती करवाएगा। ऑप्शन ऐसे वो सेट करते हैं।
कि आप एक अच्छा डेसिमल अच्छा आगे पीछे कर लो तो आपका वो आंसर आ जाएगा, आपको -1 फिर मिल जाएगा। अच्छा। ओके। हाँ, तो ये मुझे पता हाँ। था मैं ये गलती करने वाला हूँ, और जेई एडवांस में ये क्वेश्चन आया था पहले ही पेपर के पहले सेक्शन में। तो मुझे ओके। पता था मैं यहाँ पे गलती करने वाला हूँ। मैंने सॉल्व करते टाइम और एक अच्छी बात ये हो गई कि मेरा जो पहले आंसर आया वो किसी भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं हो रहा था। तो तब मुझे याद अच्छा। आ गया, एकदम से स्ट्राइक हुआ कि हाँ मैं ये गलती हमेशा हमेशा कर रहा था, तो ये गलती कर की होगी। फिर मैंने वो हाँ डेसिमल शिफ्ट किया, मेरा आंसर आ हाँ। गया था आई थिंक 4.11। आंसर भी मुझे याद है कि 4.11 जैसा कुछ आंसर आया था। अच्छा अच्छा। तो वो दैट ऑप्शन मैंने यू। टिक कर दिया और वो सही हुआ था मेरा। और हाँ वो राइट, मतलब दैट वो मीन। पूरा सेक्शन ऐसा गया था, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन थे, 3 मार्क के रहते थे, 5-6 क्वेश्चन आते थे, मेरे सारे सही हुए थे। वो एक ही सेक्शन अरे ऐसा था कि मैंने 18 आउट ऑफ 18 स्कोर किए थे उसमें। अरे वाह, गुड। मतलब यू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड यू रिमेम्बर योर मिस्टेक्स। वही एक बात है जो हमको सीखनी चाहिए हमेशा, लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक एंड रिमेम्बरिंग द मिस्टेक। तो ये इसका एक फायदा ही हुआ तुम लास्ट में हाँ, आपको मुझे तो फिर। 3 मार्क्स मिले। अगर मैं गलत करता मेरे 4 मार्क्स चले जाते उसमें। मतलब मुझे ओह। 18 मिले, मुझे 14 मिलते, और 4 मार्क्स मतलब आराम से 6-7 हजार रैंक तो आप आराम से पीछे चले गए। हाँ बिल्कुल सही बात है। नहीं, एक एक मार्क इम्पोर्टेंट है, पॉइंट मार्क इम्पोर्टेंट है इसमें तो। राइट, अभी आप वहाँ पे स्पेशलाइजेशन, मतलब आपने जो स्पेशल सब्जेक्ट्स लिए वो कौन से है सोहम? हाँ, वो फर्स्ट सेम में तो मतलब आईसीज रहते हैं, इंस्टीट्यूट कंपलसरी कोर्सेज, फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट हम्म 2 सेमेस्टर्स में आपके पास चॉइस नहीं रहती, मतलब आप करना चाहो तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एक वीक में मैक्सिमम 65 क्रेडिट के कोर्सेज ले सकते हो। आईआईटी कानपुर में ये स्कीम है, मतलब ये इस तरह ओके। से फॉलो करता है। तो जनरली 50-55 क्रेडिट तक रहता है। आप फिर चाहो तो 10-11 क्रेडिट्स का कोई कोर्स ले लो। वो आपके ऊपर है कि आपको करना है, आपको डिग्री जल्दी खत्म करनी है, आपकी मर्जी, आप ले सकते हो। और बाद में सेकेंड ईयर के बाद से आपके पास चॉइसेस रहती है कि मतलब थोड़ी कैटेगरीज रहती है, ईएसओ एसओ की, फिर डिपार्टमेंट इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव। तो उस हिसाब से हमें कोर्सेज लेने होते हैं। जो डिपार्टमेंट कंपलसरी कोर्सेज है फिजिक्स के जो मेरे होंगे वो तो मैं करूंगा ही, बट उसके साथ साथ मुझे कुछ अलग से सीखना है। तो आईआईटी कानपुर गिव्स मी द फ्रीडम टू डू दैट। तो उसमें एक मैं कर रहा हूँ, मैं डेटा साइंस में मुझे इंटरेस्ट है। वो मुझे फील्ड थोड़ी एक्सप्लोर करनी है, वो मतलब काफी नई फील्ड है। तो ओके। वो मैं डेटा साइंस की कोर्सेज मैंने एक तो मैंने लिया है अभी थर्ड सेम में, प्री रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया। तो मैंने एक कोर्स लिया है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी थियरी। वो डेटा साइंस का मतलब एक तरह से प्री रिक्विजाइट हो जाएगा। फिर अच्छा। एरोस्पेस के लिए भी एक कोर्स था, फ्लूइड डायनेमिक्स का। वो कोर्स भी हाँ। अवेलेबल था, बट वो क्लैश हो रहा था डेटा साइंस वाले के साथ, तो वो मैंने फोर्थ सेम के लिए सोचा है। तो हाँ, ओके ये ओके। दो है। मतलब नाइन्थ में मेरा थोड़ा मन भी था कि मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग करूँ, बट बाद में फिजिक्स मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। और प्योर मैथ्स भी मतलब मुझे पहले से बहुत अच्छी लगती है, तो मैथ्स के कोर्सेज हो सके मैं उतने करने वाला हूँ यहाँ। चलो दैट्स गुड देन। तो अभी फिलहाल तुम्हारा जो स्केड्यूल है वो कितने घंटे का है वहाँ पे, मतलब कितने घंटे पढ़ाई का रहता है तुम्हारा? अभी तो एक चीज तो ये है कि 11th-12th में जो फ्री मतलब हॉबीज को टाइम नहीं दे पाते थे, यहाँ पे मतलब पूरा जो कह सकते हैं ना सिनेरियो एकदम अपोजिट है। आप यस। जितना टाइम चाहे आप दे सकते हो, पूरा आपके ऊपर है। क्लासेस हमारे होती है 9 से 12, और एक सी प्रोग्रामिंग की वो एक कोर्स ऑनलाइन चल रहा है। तो हम्म 12 to 1 वो मतलब हमारे ऊपर है कि हम जब भी रिकॉर्डेड वीडियोस रहते हैं तो शाम को या जब फ्री होते हैं तब देख लेते हैं। तो बस 9 to 12, हम्म 9 AM से 12 PM क्लासेस रहती है। उसके बाद वी आर हम्म। फ्री। बस ओके। वीक में फिर 2 दिन 2 PM से 5 PM हमारी लैब्स होती है 2 बार, एक सी प्रोग्रामिंग ओके और एक केमिस्ट्री की। तो ओके। बहुत फ्री टाइम बहुत रहता है। और आईआईटीज में, स्पेशली ओल्डर आईआईटीज में, ये काफी क्लब्स और काउंसिल्स, ये सब सोसाइटीज रहती है कि आप अपने इंटरेस्ट फॉलो कर सको। तो मैंने ओके। तो ये सोचा था कि जो मैं 11th-12th तक कर रहा था मैं कुछ वो तो करूंगा ही, उसके साथ साथ मुझे कुछ नया भी करना है। तो एक ओके मैंने क्विज क्लब, फोटोग्राफी क्लब और फिल्म क्लब, ये 3 क्लब्स मैंने ज्वाइन किए थे। तो इन ओके। 3 क्लब्स में मैं काफी एक्टिव रहा हूँ अब तक। और जो एकेडमिक्स की बात आ गई तो 3 घंटे क्लासेस होती है।
तो 3 घंटे की क्लासेस में आई डोंट थिंक कि 1.5 घंटे से ज्यादा रिवीजन चाहिए रहता है। एकेडमिक लोड काफी कम रहता है यहाँ पर। बस ये है कि हाँ, वो बेसिक्स पढ़ा लेंगे, लेकिन एग्जाम्स में हमें काफी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे। ऐसा नहीं कि जो क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज करो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। सही बात ऐसा है वो कोई तो। क्वेश्चन नहीं दिखेगा, या दिख जाए तो फिर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो दैट इज व्हाई आईआईटीज हाँ। आईआईटीज है फिर तो। तो अभी आप वहां पर है और फिजिक्स तुम्हारा बताया जैसे कि तुम फिजिक्स हम्म। और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट आपके जो वेरी क्लोज है। तो कभी ऐसा चांस मिला जो हमारे फिजिक्स के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, फेमस है, पद्मश्री प्रोफेसर एस सी वर्मा, उनसे मिलने का चांस मिला कभी आपको? हाँ, वो हुआ तो ऑनलाइन था, एक ऑनलाइन इवेंट फर्स्ट सेमेस्टर में हो गया था। मतलब अच्छा। हमारा उन्होंने मतलब ओरिएंटेशन का जो ओरिएंटेशन भी ऐसे अलग अलग सेशंस में हुआ था हमारा। तो हाँ। एकेडमिक्स और जो आईआईटी कानपुर में जिस तरह से हमारी लाइफ होगी उसके रिगार्डिंग हम्म। उन्होंने बताया था, क्योंकि वो उन्होंने मास्टर्स पीएचडी भी आईआईटी कानपुर से की थी। तो उनको हाँ। एकेडमिक लाइफ का भी आइडिया था कि कैसे होता है आईआईटी कानपुर में, और बाकी चीजें भी राइट। उनको पता थी, तो उन्होंने काफी अच्छे से हमें वो बता दिया था तभी। और अच्छा। उन्होंने उसके बाद भी हमारे काफी जो डाउट्स थे, स्पेशली नॉट जस्ट रिलेटेड विद फिजिक्स, मतलब जो भी फील्ड से आए, जो भी डिपार्टमेंट से आईआईटी कानपुर में, या जो भी अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेगी, उस वो सब हम्म। एकदम अच्छे से बता दिया था उन्होंने। और अरे अभी अच्छा। ऑफलाइन में तो मतलब वो एक एडजंक्ट फैकल्टी की तरह से है, या हाँ, हाँ। मतलब एडजंक्ट फैकल्टी कोई एक ऐसा टर्म है। तो वो कभी कभी तो अपने लैब, उनका शायद लैब भी है, और ऑफिस में भी कभी कभी आते रहते हैं। हाँ। अभी तक मैंने तो नहीं राइट। देखा, बट हाँ वो आते रहते, इतना सीनियर्स ने बताया है। अच्छा। सो ऐसे मतलब इतने महान पर्सनालिटी को हाँ। करीब से देखना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, एक सौभाग्य की बात रहती है वो। एनीवे हम तो आशा करेंगे कि आप उनके साथ काम करें। तो सो हम एंड में आप क्या कहना चाहोगे जो स्टूडेंट्स जेडब्ल्यू क्रैक क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन देखिए अभी ना तुम्हारे भी, तुम्हारे में और बाकी के स्टूडेंट्स में मुझे लगता है थोड़ा डिफरेंस है। सबको ना सक्सेस जो है बहुत शॉर्टकट वे में चाहिए, जल्दी चाहिए। अ, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, तुम क्या कहना चाहोगे? ये ड्रीम तो तो सबका है कि आईआईटी में जाना हाँ, है। मतलब एक चीज तो तो है कि कुछ लोग बस कहने के लिए कहते हैं कि स्मार्ट वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन हार्ड वर्क, बट हाँ। जो सिर्फ मतलब कहते रहते हैं उनसे नहीं होने वाला, इतना तो मैं कह सकता हूँ। मतलब बहुत कम चांसेस है कि हाँ वो समझ जाएंगे किस तरह से काम करना है। मतलब बराबर। अनलेस किसी ने हार्ड वर्क किया है, उसे पता नहीं चलेगा कि स्मार्ट वर्क करते कैसे है। कि जैसे मान राइट। लो आप कुछ कोई चीज कर रहे हो, उसको आप 8-9 घंटे दिन में दे रहे हो, तो उसके बाद आपको पता, वो करने के बाद ही आप समझ पाओगे कि हाँ मैंने ये चीज इस तरह से की, मैं अगर इस तरह से करूंगा, एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, मॉडिफाई करना हम्म। चाहिए शेड्यूल, कि हाँ अगर मैं इस तरह से कर रहा हूँ, मैं इस तरह से कोई अल्टरनेट रास्ता अपनाओ, कि अगर उस तरह से किया कम टाइम में वो काम हो जाएगा। तो अनलेस हम्म। आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, आपको स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं वो पता नहीं चलने वाला। राइट। एक ये चीज है। हाँ। और एक मतलब तो ये तो है। हाँ, हाँ, हाँ। थोड़ा हार्ड वर्क भी चाहिए, स्मार्ट वर्क भी चाहिए, कंसिस्टेंसी भी चाहिए, कि आपकी कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ऐसा नहीं कि आज 2 घंटे 4 घंटे पढ़ लिया, कल 1 घंटे पढ़ लिया, दैट इज नॉट वर्क। मतलब लोगों को ऐसा है। तो वो भी आपने बताया कि कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो हम मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका ड्रीम क्या है आगे? आगे। अभी अगर शॉर्ट टर्म गोल में बताओ तो एक तो मुझे समर एक्सचेंज प्रोग्राम में जाना है। तो ओके। आईआईटी कान हाँ, तो आईआईटी कानपुर से मैं जाऊंगा, और जो यूनिवर्सिटी ने मुझे सिलेक्ट किया है उनका कोई स्टूडेंट आईआईटी कानपुर में आएगा। तो एक तो हो गया जो एक्सप्लोर करने मिलेगा, जिस जो एक्सपोजर होगा फॉरेन कंट्री में, और हम्म। साथ साथ जो वहां पे रिसोर्सेज होगी, जो मेरा इंटरेक्शन दूसरों के साथ होगा। हम्म। मतलब वो मैं काफी टाइम, जब से हमारा हमें ओरिएंटेशन में ये बताया एक्सचेंज प्रोग्राम का, मैंने तभी सोच हम्म। लिया था कि हाँ इसके जो जो क्राइटेरियाज है मैंने नोट करके रख लिए कि मुझे ये करना ही है। ये मेरे जो ये। 5 साल की डिग्री है, एटलीस्ट मैं एक बार हाँ। तो ये करना चाहता हूँ। और राइट। लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर देखें तो एक मतलब अभी तो मैंने जिस तरह से सोचा है कि मुझे पीएचडी करनी है, और साथ साथ डेटा साइंस भी
हो सके उतना डीप में एक्सप्लोर करना है। ओके। हाँ, राइट। और उसके साथ साथ जो भी मतलब अभी तो इंडिया में डेटा साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ है, तो वो जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज आएगी मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका फायदा उठा सकूं। और फिजिक्स में एज सच तो मतलब इसरो, आई थिंक ये लास्ट ईयर के बजट में हुआ था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे, ये निर्मला सीताराम, उन्होंने इसरो में प्राइवेट फंडिंग अलाउ कर दी थी। तो अभी तक तो आई थिंक कोई मेजर फंडिंग तो नहीं हुई है, फंडिंग हुई है पता, वो भी नहीं पता, बट कोई मेजर फंडिंग भी नहीं हुई। तो कोई बात, जब तक मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी कंप्लीट होगी तो आई एम प्रिटी श्योर कि तब तक काफी अच्छी फंडिंग मिलने लगेगी इसरो को भी। तो इसरो जिस बराबर। हिसाब से डेवलप होगा तो ये भी होगा कि जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो नासा है या यूरोपियन स्पेस एजेंसी जा रहा है, वो काफी राइट। हद तक कम हो जाएगा। इसरो में काफी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगी हमारे लिए, इंडियंस के लिए। यस। और अभी इसरो का एक अपना डिग्निटी वर्ल्ड में हाँ। एस्टेब्लिश हुआ है, जिस हिसाब से सारी जो हमने देखा न्यूज में पढ़ा है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है तुम जैसे लोगों के लिए। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा कि इसरो आप प्लान कर रहे हो, क्योंकि नॉर्मली लोग तो नासा और यही सोचते रहते हैं। तो वो भी एक अच्छी बात है सोहम। तो एनीवे आज आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा सोहम। और बहुत खुशी भी हो रही है कि हमारे स्कूल का एक स्टूडेंट जो है आज आईआईटी में है। और मैं आई एम वेरी श्योर कि आपका जो इंटरव्यू है, जो भी लोग सुनेंगे वो कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे कि किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह से अपनी मेहनत होनी चाहिए। वो सारी बातें आपने बताई। होपफुली तुम अभी आओगे तो जरूर हम मिलेंगे। राइट। और लास्ट में आप एक सेंटेंस में अगर कुछ कहना चाहोगे तो। एक चीज तो, एक मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, ये दो चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, स्पेशली एग्जाम्स जब बहुत पास आ रही है। और ओके। कुछ कुछ तो मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं मेंस में, तो मतलब ये होता है कि जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है वो काफी मतलब यूट्यूब चैनल्स पे आ जाएंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पे से वो सॉल्यूशंस बताते हैं। तो कुछ तुम्हारी जो चीजें मतलब रिवीजन कम रह गया हो तो वो वही से हो जाएगा, तुम्हें थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा। और अगर तुम्हारा पेपर लास्ट डे लास्ट शिफ्ट में है तब तो बहुत फायदा होगा इसका। और एक ये कि जो शेड्यूल तुम्हारा है वो एग्जाम के साथ साथ रेजोनेट करने की कोशिश करो। कि अगर मतलब ये भी नहीं पता ये भी पता तो थोड़ी होगा किसी को कि मॉर्निंग शिफ्ट आएगी या इवनिंग शिफ्ट आएगी, तो उस हिसाब राइट। से जो शेड्यूल है वो प्लान कर दो कि हाँ 9 से 12 अगर जेई का एग्जाम रहता है, या 4 से 7 या 3 से 6 जो होता है, तो तब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस तब करो 9 से 12 में और 4 से 7 या 3 से 6 में, कि तुम्हारा ब्रेन पहले से मेंटली, तुम मेंटली प्रिपेयर रहो कि हाँ इस टाइम मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और ऐसा नहीं कि कोई मतलब रिवाइज कर रहे हो तुम लोग, रिवाइज तो थोड़ा बहुत करना ही चाहिए, बट हाँ उस पर्टिकुलर पीरियड में जो कुछ नए क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक राइट। मतलब ब्रेन को भी पता है हाँ कुछ नई नई डिफिकल्टीज आ रही है, नए चैलेंजेस आ रहे हैं, इस टाइम मुझे प्रिपेयर रहना है, तो वो धीरे धीरे आदत लग जाती है फिर। यस यस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हाँ। ओके। एनीवे, थैंक यू वेरी मच असोहम, आप कानपुर से जुड़े हमारे साथ। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके ड्रीम्स भगवान जरूर पूरा करेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप पूरा जोर लगा देते हो तो पूरी कायनात आपका साथ देती है, और वो आपने थोड़ा प्रूव करके भी दिखाया। ऑल द बेस्ट। और अगर कुछ ऐसा लगा कि हम फिर से बात करना चाहेंगे तो मैं जरूर आपके साथ बात करूंगी, आपसे कांटेक्ट करूंगी। थैंक यू वेरी मच सोहम। थैंक यू। थैंक यू।